हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टीज से कोई भी सवाल अगर आप ऐसे बनाएंगे, इंटीग्रेट करके उसको अगर आप बनाएंगे वैल्यू पुट करके, तो वो सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाएंगे तो वो सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसलिए ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सारे प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टीज का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, कितने तरह का प्रॉपर्टी है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है वो है a से b, लिमिट है a से b fx dx इज इक्वल टू a से b ft dt। पहले इस समझिए ये प्रॉपर्टी क्या है। ये फंक्शन है हमारा fx, तो fx का इंटीग्रेशन, इस fx में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x है और लिमिट क्या है? a से b, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। लेकिन इसमें जो है fx फंक्शन f ही है, लेकिन इसका वेरिएबल है t। इसमें वेरिएबल x था, इसमें वेरिएबल t है और लिमिट दोनों का सेम है a से b, तो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होता है। तो जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल है cos x dx और इसका लिमिट है π/4 से π/2। यहाँ पर फंक्शन कौन है? cos, वेरिएबल कौन है? x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है sin x। तो लिमिट आपका हो जाएगा π/4 से π/2। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin π/4। sin π/2 का वैल्यू 1, sin π/4 का वैल्यू √2। तो इसका वैल्यू कितना आया? 1 माइनस √2। लेकिन इसी सवाल में यहाँ पर cos x dx है, अगर वेरिएबल x को हटा करके t कर दिया जाए cos t dt, फंक्शन वही रहना चाहिए। देखिए इसमें फंक्शन f है तो यहाँ भी फंक्शन f है। फंक्शन सेम होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल बदल जाएगा। तो cos t dt, लिमिट भी वही रहना चाहिए। लिमिट यहाँ a से b है तो यहाँ भी a से b है। तो इसका लिमिट π/4 से π/2। अब बताइए कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट आपका हो जाएगा π/4 से π/2। और अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो sin π/2 माइनस sin π/4। sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस sin π/4 का वैल्यू √2। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये इसीलिए ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर fx dx है और ft dt है, वेरिएबल अगर चेंज कर गया, यहाँ x के जगह पर t हो गया, तो क्या फर्क पड़ा? इंटीग्रेशन तो वैसे ही निकलेगा जैसे x का निकला था और वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो इसका मतलब कि fx dx अगर कहीं पे लिखा हुआ है और a से b लिमिट है और दूसरे जगह पे a से b ही लिमिट रहेगा और केवल वेरिएबल अगर बदल जाएगा, x के जगह पर t हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इसको नोट करिए। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी जरा देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है आपका fx dx a से b, इसका वैल्यू होता है माइनस b से a fx dx। पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए। fx dx का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां है? a से b। लोअर लिमिट कितना है? a और अपर लिमिट है b। इसमें क्या है? तो लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट a है। तो यहाँ पर इसमें जो लिमिट था वो लिमिट इंटरचेंज हो गया, मतलब a के जगह पर b हो गया और b के जगह पर a।
मतलब लोअर लिमिट की जगह पर अपर लिमिट और अपर लिमिट की जगह पर लोअर लिमिट। तो अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा ताकि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे और कहीं पर भी अगर लिमिट चेंज करने की नौबत आएगी तो उस स्थिति में हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे ताकि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। इसको जरा हम लोग प्रूफ इसका देख लेते हैं कि ये कहां से आया प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं fx कोई फंक्शन है, तो fx का कुछ इंटीग्रेशन होगा, तो fx dx के इंटीग्रेशन को हम लोग मान लेते हैं gx प्लस c। विदाउट लिमिट पहले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है कि पहले हम लोग विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि fx का इंटीग्रेशन क्या है, gx प्लस c। तो LHS हमारा क्या है, LHS है a से b fx dx। तो fx का इंटीग्रेशन कितना है, gx। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लिखा जाता है क्योंकि c आगे चल के कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग सिर्फ gx लिखते हैं। तो fx का इंटीग्रेशन gx, लिमिट हो गया a से b। तो जब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा gb माइनस ga। ये आपका LHS का वैल्यू है RHS। तो RHS आपका क्या है, माइनस, और ये है b से a, तो b से a fx dx। ये माइनस तो बाहर रहेगा और fx का इंटीग्रेशन यहाँ भी gx ही होगा क्योंकि fx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या माने हैं, gx। तो ये हो जाएगा gx और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है, b से a, b से a। तो ये माइनस तो रहेगा ही, और अब इसके लिए अपर लिमिट का काम कौन करेगा, a। तो ये हो जाएगा ga माइनस gb, और अब जो माइनस बाहर था उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू हो जाएगा gb माइनस ga। तो यहाँ देखिए LHS और RHS, LHS का वैल्यू भी आया gb माइनस ga और RHS का वैल्यू भी आया gb माइनस ga, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस लगा देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, fx dx a से b, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx dx a से c प्लस c से b fx dx। तो पहले इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। fx dx a से b, ये लिमिट हमारा है, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। तो इसका वैल्यू जो है वो इसको हम लोग दो इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। एक का लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट a है तो यहाँ भी लोअर लिमिट a रहेगा, लेकिन c कोई भी नंबर हम खुद से ले सकते हैं। तो a से c, ये c नंबर हमारा खुद का माना हुआ नंबर है, ये c हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो a से c हो गया, और फिर हमारा जब c यहाँ लेंगे तो यहाँ c से शुरू करेंगे, c से b, इसमें लिमिट था a से b, तो यहाँ हो गया a से c और प्लस c से b। तो जहाँ जो c हम लोग नंबर लेंगे, ये नंबर c हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो c का वैल्यू लिया जाता है वो a से b के बीच का ही कोई नंबर लिया जाता है। हम लोग ले सकते हैं c का वैल्यू कोई भी नंबर, लेकिन हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो a और b के बीच का ही नंबर हम लोग खुद से सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल पहले इस पर ले लेते हैं, इसको समझ लीजिए तब हम लोग इसका प्रूफ देते हैं। मान लेते हैं कि कोई fx dx फंक्शन है, इसका लिमिट है 1 से 4। तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है, 1, b का 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
1 से 1 और 4 के बीच का कोई एक नंबर लीजिए। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं 1 से 2 लेंगे, तो 1 से 2 ये आपकी मर्जी, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 1 से 2 fx dx प्लस, अब अगर 2 आप यहाँ लिए हैं तो फिर 2 ये लोअर लिमिट में हो जाएगा 2 से, और इसका अपर लिमिट 4 है तो 2 से 4 fx dx। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ 1 से 2 ले लिए, फिर 2 से 4। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं हम लोग 1 से 3 लेंगे, आप ले सकते हैं 1 से 3 fx dx। तो प्लस अगला आपको क्या करना होगा, 3 से शुरू करना होगा, 3 से 4 fx dx। तो 1 से 4 fx dx का वैल्यू 1 से 2 fx dx प्लस 2 से 4 fx dx के बराबर होता है, या 1 से 4 fx dx का वैल्यू 1 से 3 fx dx प्लस 3 से 4 fx dx इसके बराबर भी होगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कहाँ पर हम लोग 2 लेंगे, कहाँ पर हम लोग 3 लेंगे। तो ये जब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब सारे प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे, तो उस स्थिति में मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दूंगा कि कहाँ 2 लेना है और कहाँ 3 लेना है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि हम लोग 1 से 2 भी ले सकते हैं या 1 से 3 भी ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं 1 से 1.5 लेंगे, ले सकते हैं 1 से 1.5, फिर यहाँ क्या करना होगा 1.5 से 4। कोई बोलेगा नहीं हम लोग 2.5 लेंगे, ले सकते हैं 1 से 2.5, तो फिर 2.5 से 4। लेकिन यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ नंबर आप लेंगे वो 1 और 4 के बीच का ही कोई नंबर लेना होगा। यहाँ इसलिए कंडीशन दिया हुआ है कि सी का वैल्यू जो है वो ए और बी के बीच का ही लेंगे। इसको नोट करिए। अब इसका जरा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी कहां से आएगा। तो इसके प्रूफ के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि fx का इंटीग्रेशन कुछ मानना होगा। माना fx dx, fx का इंटीग्रेशन हम लोग मान लिए gx। अब हम लोग c नहीं लिखते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि c जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो fx का इंटीग्रेशन हम लोग क्या माने gx। LHS क्या है हमारा, LHS है a से b fx dx। तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या माने हैं gx। तो gx यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट a से b। जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा gb माइनस ga। ये LHS का वैल्यू निकला। अब RHS का वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो RHS हमारा क्या है, a से c fx dx और प्लस c से b fx dx इज इक्वल टू। अब बताइए कि fx का इंटीग्रेशन क्या माने हैं हम लोग gx। इसके लिए लिमिट कितना है इस fx के लिए a से c, तो a से c हो गया प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा gx। इसके लिए लिमिट कहां से कहां हो जाएगा c से b। पहले यहां तक नोट करिए। चलिए अब आइए, यही ना हमारा RHS है, इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इसको जरा लिख देते हैं a से c fx dx और प्लस c से b fx dx। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ तक आए। तो अब यहाँ अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट इसके लिए कौन है c। ये हो जाएगा gc माइनस ga और प्लस इसके लिए अपर लिमिट कौन है g। तो ये हो जाएगा gb माइनस gc।
अब देखिए GC यहाँ प्लस में है और GC यहाँ माइनस में है, तो ये और ये C और C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, GB को पहले लिखिए, GB माइनस GA। देखिए LHS का जो वैल्यू हम लोग लेके चले थे वो क्या था, GB माइनस GA, और RHS भी जो हम लोग लेके चले उसका वैल्यू भी क्या आ गया, GB माइनस GA, मतलब LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने C लिया वो C यहाँ से GC माइनस GC, C और C कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि C के जगह पर कोई भी नंबर हम लोग लेते तो वो नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा। यही कारण है कि C जो है वो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो C लिया जाता है वो A और B के बीच का ही लिया जाता है अपनी सहूलियत के लिए। इसको नोट करिए, इसका प्रूफ भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब 4 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर नंबर प्रॉपर्टी आपका है fx dx a से b इज इक्वल टू होता है a से b f a प्लस b माइनस x। पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए, fx dx a से b, इसका वैल्यू होता है a से b ही लिमिट रहेगा, जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट यहाँ रहेगा, केवल x के जगह पर क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस x। ये a प्लस b माइनस x क्या है, a और b को जोड़ देते हैं, जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसको जोड़ दिए, a प्लस b और माइनस x, तो f x के जगह पर क्या होगा, a प्लस b माइनस x, बाकी लिमिट सेम रहेगा, तो दोनों का वैल्यू जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत बड़ा बड़ा सवाल बहुत छोटे में बन जाता है। जो सवाल अगर आप ऐसे इंटीग्रेट करके बनाइएगा तो जो सवाल बहुत बड़ा बनेगा इस प्रॉपर्टी का यूज करके वो सवाल बहुत छोटा में बन जाएगा। या कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सवाल आप अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे और डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करने का प्रयास करिएगा तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करके बनाइएगा तो वो तुरंत 2 से 3 लाइन में आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम लोग इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ ये आया कहाँ से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि RHS से चलेंगे, तो RHS हमारा क्या है, RHS इसको हम लोग I मान लेते हैं, I इक्वल टू A से B f A प्लस B माइनस x ds। RHS को लेके चल रहे हैं, LHS के बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या माने, I। अब बताइए कि यहाँ x का काम कौन कर रहा है, A प्लस B माइनस x। तो क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, माना a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड। ये जो x का काम कर रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, उसको क्या मान लिए, जेड। और अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का माइनस 1 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो dx इज इक्वल टू माइनस डी जेड। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, z। तो dx के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस डी जेड। तो अब हम लोग को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो लिमिट है a से b, ये किस वेरिएबल के लिए है, ये लिमिट है हम लोगों का x वेरिएबल के लिए, और हम लोग इस x वेरिएबल को किस वेरिएबल में बदल रहे हैं, z में। तो हम लोगों को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे जब x इज इक्वल टू, देखिए जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट a देंगे, x के जगह पर जब a देंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस b और x के जगह पर a दीजिए माइनस a इज इक्वल टू जेड, a से a कैंसिल, तो z बराबर क्या हो जाएगा, b। मतलब अगर x का वैल्यू a देंगे तो z का वैल्यू क्या होगा, b। मतलब अब हमारा जो लोअर लिमिट होगा वो a के जगह पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल अब होगा वो z में हो जाएगा। तो फिर हम लोग अपर लिमिट को भी बदलते हैं,
जब x इज इक्वल टू बी, क्योंकि अपर लिमिट हमारा b है, तो जब x का वैल्यू b दीजिएगा तो इसमें b रखिए, a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू जेड, b से b कैंसिल, z इज इक्वल टू a। तो जब x के जगह पर a रखिएगा, x बराबर a, तो z बराबर क्या रखना होगा b, और अगर x बराबर b रखिएगा तो z बराबर क्या रखना होगा a। तो अब आइए, अब जो हमारा RHS है वो क्या है, I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या था a से b, तो ये लिमिट किसके लिए था, x के लिए। हमारा अब वेरिएबल कौन हो जाएगा, z, तो a के जगह पर क्या देना होगा b, तो ये हो जाएगा b, और b के जगह पर a। देखिए जब x बराबर b है तो z बराबर a है, और अब ये हो जाएगा a। और बताइए a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर क्या देना होगा, z, और dx के जगह पर, यहाँ से देखिए dx के जगह पर माइनस dz, ठीक है। तो I इक्वल टू, और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस लिमिट को बदल देते हैं। तो इस लिमिट को अगर हम लोग बदलेंगे तो जो सेकंड नंबर हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या करता है कि अगर आप लिमिट को बदलिएगा तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन हम लोगों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग लिमिट बदल रहे हैं। तो b के जगह पर a और a के जगह पर b, तो ये f(z) तो रहेगा ही, माइनस dz तो रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो अब हमारा I जो हो गया वो क्या हो गया, a से b, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, f(z) dz। और अब जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि f(z) dz को आप लिख सकते हैं f(x) dx। I इज इक्वल टू a से b, और f(z) dz को हम लोग लिख सकते हैं f(x) dx, क्योंकि अगर लिमिट सेम है, लिमिट यहाँ देखिए a से b है, तो यहाँ भी हम लोग लिमिट a से b ही दिए हैं। तो लिमिट अगर सेम होता है और फंक्शन भी अगर सेम होता है, ये f है तो यहाँ भी f है, तो वेरिएबल के बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि f(z) dz का वैल्यू वही होता है जो f(x) dx का होता है। तो बताइए कि हम लोग LHS को लेके चले थे और RHS देखिए क्या है, f(x) dx a से b, तो देखिए आ गया f(x) dx a से b। इसका मतलब कि इसके वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको नोट करिए, चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर प्रॉपर्टी में। किसी भी प्रॉपर्टी का दो भाग होता है, एक भाग होता है उस प्रॉपर्टी का प्रूफ, प्रूफ मतलब वो प्रॉपर्टी कहाँ से आया, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब उसका प्रयोग कैसे करें। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं पता है, अगर वो उसका प्रूफ नहीं जानता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन उसको पता है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो कोई भी सवाल बना देगा। मतलब प्रूफ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन प्रूफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कि वो फार्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी, 0 से 2a f(x) dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a minus x) dx। देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, f(x) dx 0 से 2a, इसको लिख सकते हैं 0 से a, मतलब ये 2a का हाफ हो गया, 2a यहाँ है तो यहाँ 0 से a उसका आधा, f(x) dx और प्लस 0 से a और f(2a minus x)। 2a minus x मतलब ये जो 2a है उसमें x के जगह पर 2a minus x लिख देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को मतलब इस वैल्यू को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग जरा प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a minus x), इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। 0 से a, हाँ, तो ऐसा करते हैं, इसमें LHS को लेके बढ़ते हैं। LHS हमारा क्या है, 0 से 2a f(x) dx, ठीक है, 0 से 2a f(x) dx।
तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से, प्रॉपर्टी हमारा 3 क्या था कि अगर ए से बी है तो ए और बी के बीच का कोई एक नंबर सी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ए से सी प्लस सी से बी। तो उस हिसाब से 0 से 2a के बीच का एक नंबर है a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से a fx dx और प्लस, अब हम लोगों को a से शुरू करना पड़ेगा, तो a से 2a fx dx। प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से 0 से 2a fx dx को लिख सकते हैं, 0 और 2a के बीच का एक नंबर a ले लिए, 0 से a fx dx और प्लस a से 2a fx dx। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। इस इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं ऐसे और इस इंटीग्रेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं, माना इसको i मान लीजिए, i इज इक्वल टू a से 2a fx dx, ठीक है। इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे और सेकंड नंबर जो इंटीग्रेशन है a से 2a fx dx, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके और इसका वैल्यू इसमें रख देंगे। अब आइए, यहाँ पर क्या किया जाता है, माना जाता है, माना जो हमको प्रूव करना है उसमें क्या है 2a माइनस एक्स, तो x बराबर आप मान लीजिए 2a माइनस जेड, क्योंकि इसी रूप में हम लोग को प्रूव करना है 2a माइनस एक्स, तो हम लोग x बराबर क्या मान लिए 2a माइनस जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 2a का 0 और z का माइनस dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो dx इज इक्वल टू माइनस dz। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग x के जगह पर क्या रख देंगे 2a माइनस जेड, dx के जगह पर क्या रख देंगे माइनस dz। तो लिमिट भी तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट किसमें है, ये लिमिट x वेरिएबल में है और हम लोग अब x वेरिएबल को किस वेरिएबल में बदल दिए z में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोगों को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करने का क्या तरीका है, तो जब x के जगह पर लोअर लिमिट रखिए इसमें, तो x के जगह पर लोअर लिमिट रखिएगा तो लोअर लिमिट कितना है a, तो जब x बराबर a, तो अगर x बराबर a रखते हैं तो यहाँ x की जगह पर a रखना होगा, तो a बराबर हो जाएगा 2a माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो z बराबर हो जाएगा, ये z इधर आएगा, तो z बराबर 2a माइनस a हो जाएगा। मतलब जब x बराबर a रखेंगे तो z बराबर a ही आएगा, मतलब z में जो लोअर लिमिट है वो a ही रहेगा। लेकिन जब x बराबर 2a रखते हैं, क्योंकि अपर लिमिट इसका 2a है, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 2a माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो z बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और z बराबर 0 हो जाएगा। मतलब अब इसका जो है वैल्यू i का, वो लोअर लिमिट तो यही रहेगा, लेकिन अपर लिमिट 2a के जगह पर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसका लिमिट हो जाएगा a से 0, a पर x के जगह पर 2a माइनस जेड और dx के जगह पर माइनस dz। इसको नोट करिए। अब आइए, i बराबर, देखिए यही ना i है, i बराबर लिमिट कहां से कहां बदल गया, x बराबर a के जगह पर z बराबर a था, तो इसके लिए तो लिमिट a ही रहेगा, लेकिन 2a के जगह पर 0 हो जाएगा, तो a से 0 a पर, और x के जगह पर देखिए यहाँ से x के जगह पर क्या होगा 2a माइनस जेड और dx के जगह पर माइनस dz। ठीक है, क्या किए हम लोग, तो हमारा जो i था वो x वेरिएबल में था और हम लोग इसको z वेरिएबल में बदल दिए, तो z वेरिएबल में बदल दिए तो लिमिट भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट था a से 2a, ये x वेरिएबल में था, तो हम लोग अब इसको z वेरिएबल में बदल दिए। तो x बराबर a पर z बराबर a था, मतलब लोअर लिमिट a ही रहेगा, लेकिन x बराबर 2a पर z बराबर 0 था, तो अपर लिमिट अब हो गया 0 a पर, और इस x के जगह पर 2a माइनस जेड और इस dx के जगह पर यहाँ से माइनस dz। ठीक है, अब इस लिमिट को बदलिए, माने अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से एक माइनस लगाना पड़ेगा और माइनस लगा करके इसको चेंज कर दिए, तो अब ये हो गया 0 से a,
एफ टू ए माइनस जेड, और ये माइनस डी जेड तो रहेगा ही, ये माइनस डी जेड। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा। चलिए, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 0 से a एफ टू ए माइनस जेड डी जेड। और अब ये वेरिएबल जो z है इसको वापस हम लोग x वेरिएबल में रख देंगे, क्योंकि वेरिएबल को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो i हमारा था a से 2a fx dx, a से 2a fx dx का वैल्यू हो गया 0 से a f 2a माइनस x। फिर से पढ़ देखिए, i हमारा क्या था a से 2a fx dx, और इसी i को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। मतलब a से 2a fx dx का वैल्यू हो गया 0 से a f 2a माइनस x। और अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था fx dx 0 से 2a, इसको हम लोग लिखे थे 0 से a fx dx और प्लस a से 2a fx dx, यही था ना। और यही a से 2a fx dx का वैल्यू कितना आ गया? 0 से a f 2a माइनस x। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 0 से a fx dx और प्लस a से 2a fx dx, यही हमारा i था, और इसी i का वैल्यू हमारा आ गया 0 से a f 2a माइनस x dx। तो यही हमारा प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया, इसको नोट करिए। अब इसी प्रॉपर्टी में कंडीशन के हिसाब से अगर f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो गया, f 2a माइनस एक्स बराबर fx, तो इसको हटा करके fx लिख देंगे। और ये देखिए 0 से a fx है, 0 से a यहाँ भी fx हो जाएगा, तो दोनों जुट जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 से a fx dx। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसी का एक स्पेशल केस है, 5 नंबर प्रॉपर्टी का ही 2 स्पेशल केस है, उस केस को भी हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी हमारा क्या है? 5 नंबर प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया, वो क्या प्रूव किया? 0 से 2a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं 0 से a fx dx और प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx, यही हम लोगों ने प्रूव किया। अब इसमें 2 केस है। केस फर्स्ट, यदि f 2a माइनस x बराबर fx हो, अगर एक कंडीशन हो जाए कि f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर है, तो यही प्रॉपर्टी क्या होगा? 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx तो है ही, प्लस 0 से a, और क्या कंडीशन है? तो f 2a माइनस x, देखिए f 2a माइनस x की जगह पर fx, तो अगर इसके जगह पर fx दे देंगे तो बताइए कि ये fx dx 0 से a और ये भी fx dx 0 से a, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 से a fx dx। तो ये एक कंडीशन पे निर्भर करेगा। वो कंडीशन कौन है? ये तब लागू होगा जब f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर हो जाए। तो अगर सवाल बनाने के क्रम में कहीं पर भी f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर मिल जाए, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a fx। इसी का दूसरा केस। अब बताइए कि यदि
f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो क्या होगा? अगर f2a माइनस एक्स, यहाँ से देखिए f2a माइनस एक्स के जगह पर माइनस एफ एक्स अगर हो जाए माइनस एफ एक्स, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस केस में प्रॉपर्टी जो है वो हमारा क्या होगा? 0 से 2a एफ एक्स dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये केस स्पेशल केस है इसी प्रॉपर्टी 5 का ही, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 में। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है ये जरा देखते हैं। तो 6 है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स एक सम फलन है। एफ एक्स अगर एक सम फलन होगा तो इसका वैल्यू माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू दुगना हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू होता है 0। कब? जब एफ एक्स एक विषम फलन है। अगर एफ एक्स एक विषम फलन है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सम फलन क्या है और विषम फलन क्या है, तो ये जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। सम फलन इवन फंक्शन, तो यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, अगर f माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तो एफ एक्स सम फलन कहलाता है। एफ एक्स जो है वो सम फलन कहलाता है। अब इसका जरा मतलब क्या है ये देखिए। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि यदि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कोई फलन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये सम फलन है या नहीं ये जांच करने के लिए हम लोगों को x के जगह पर माइनस एक्स रखना होगा। तो इसमें अगर x के जगह पर माइनस एक्स रखिएगा तो यहाँ x है तो x के जगह पर माइनस एक्स रखना होगा, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी x के जगह पर -1 रखना होगा, माइनस एक्स रखना होगा। जब हम यहाँ x के जगह पर माइनस एक्स रखे तो यहाँ भी x के जगह पर माइनस एक्स रखना होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए कि माइनस एक्स का स्क्वायर ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। तो एफ एक्स बताइए कि यहाँ f माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर। तो कंडीशन क्या है? यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स कैसा फलन कहलाता है? सम फलन। अब आप ये बताइए कि एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर यहाँ x4 होता तो भी ये सम फलन होता, x10 होता तो भी ये सम फलन हो जाता, लेकिन अगर x3 हो जाता तो x3 होता तो क्या होता? तो वही विषम फलन होगा। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसको पहले नोट करें। तो सम फलन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स जो है वो सम फलन कहलाता है। अब विषम फलन क्या होगा? विषम फलन का कंडीशन क्या होगा? विषम फलन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या है? तो यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, अगर f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स हो तो एफ एक्स जो है वो क्या कहलाता है? एफ एक्स विषम फलन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, तो एफ एक्स विषम फलन है या नहीं ये जांच करने के लिए
हम लोगों को x की जगह पर माइनस एक्स रखना होगा, खुद से रखना होगा। तो x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब मतलब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब। ये माइनस का पावर विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। और बताइए कि ये माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस, और इस एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या कहलाता है, विषम फलन कहलाता है। तो सम फलन और विषम फलन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स होता है कब, जब एफ एक्स एक सम फलन होता है तब, और 0 होता है कब, जब एफ एक्स एक विषम फलन होता है तब। अगर एफ एक्स एक विषम फलन है तो माइनस से ए का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 0। इसको नोट करिए। अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग जरा प्रूफ देख लेते हैं, ये कहां से आया। चलिए प्रूफ। तो एलएचएस से लेके चलते हैं। एलएचएस को हम लोग आई मान लेते हैं। आई बराबर एलएचएस क्या है, माइनस ए से ए एफ एक्स बी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये माइनस ए से ए है, तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करते हैं कि माइनस ए और ए के बीच का कोई एक नंबर लेते हैं। तो माइनस ए और ए के बीच का कौन सा नंबर है, 0 होगा। ये अगर माइनस ए है और ये ए है, जैसे -3 से +3, तो -3 से +3 के बीच में 0 तो जरूर आएगा। तो माइनस ए से ए के बीच में एक नंबर 0 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस, अब 0 से शुरू करेंगे, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और अब इसको लेकर के चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, सेकंड इसका जो पार्ट है इसको छोड़ देंगे, इस फर्स्ट वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना I1। तो I1 बराबर माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस ए से 0 है एफ एक्स डी एक्स। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मान लेते हैं, माना x बराबर माइनस जेड। एक्स बराबर क्या मान लिए, माइनस जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dz बाई dx। तो यहाँ से dx बराबर हो गया माइनस dz, तो dx बराबर तो माइनस dz हो गया। तो अब हम लोग x के जगह पर क्या दे देंगे, माइनस जेड, dx के जगह पर क्या दे देंगे, माइनस dz। तो लिमिट भी बदलना होगा। लिमिट हमारा क्या है, माइनस ए से 0। तो जब x इज इक्वल टू माइनस ए, जब लोअर लिमिट रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए रखिएगा, तो क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस जेड, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z बराबर क्या हो जाएगा, a। मतलब जब x बराबर माइनस ए होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, a। तो अब हमारा लिमिट जो माइनस ए है उसको बदल के क्या लिख देंगे, a। और अगला अपर लिमिट रखिए, तो जब x बराबर 0, अपर लिमिट 0 है, तो जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस जेड होगा, तो z बराबर हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट इसका 0 हो गया। तो I1 बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखिए माइनस ए से 0 था, तो ये बदल के माइनस ए के जगह पर हो गया a, ये हो गया a से 0 a, और x के जगह पर माइनस जेड, और dx के जगह पर माइनस dz। तो ये I1 का वैल्यू निकला, यहाँ तक पहले नोट करिए। चलिए तो अब हमारा जो I1 हो गया
वो क्या हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इस लिमिट को चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट की जगह पर अपर लिमिट और अपर लिमिट की जगह पर लोअर लिमिट। तो अगर लिमिट चेंज करते हैं तो एक माइनस लगाना होगा, तो माइनस। और अब यहाँ क्या हो गया, 0 से a, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के हिसाब से जब लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस लगता है। और f माइनस जेड, ये तो माइनस जेड रहेगा ही क्योंकि ये माइनस f के अंदर है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। और f माइनस जेड हो गया और यहाँ था हमारा माइनस डी जेड। तो ये माइनस जो बाहर है वो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो I1 बराबर हो जाएगा 0 से a, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस जेड किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा f माइनस जेड डी जेड। और अब यहाँ पर 0 से a, बताइए z के जगह पर x लिख सकते हैं, तो f माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है वो यही प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल को चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि लिमिट वही होना चाहिए। देखिए यहाँ लिमिट 0 से a है, यहाँ भी 0 से है और फंक्शन भी वही होना चाहिए, यहाँ f है तो यहाँ भी f है, तो वेरिएबल के बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये I1 का वैल्यू निकला। अब जरा आइए समीकरण 1 से, अब आइए समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था I इक्वल टू माइनस a से 0 fx dx और प्लस 0 से a fx dx, यही ना था समीकरण 1। I इक्वल टू माइनस a से 0 fx dx और प्लस 0 से a fx dx, और इसी को हम लोग I1 माने थे, यही I1 था। और I1 का वैल्यू कितना निकला, तो 0 से a f माइनस एक्स। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू माइनस a से 0 fx dx, इसी को हम लोग I1 माने थे और इसी I1 को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ आ गए। तो इसको लिख सकते हैं 0 से a f माइनस एक्स dx और प्लस, इसके जगह पर 0 से a f माइनस एक्स dx और प्लस 0 से a f x dx। ठीक है, I बराबर आ गया। अब इसमें दो केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, यदि f x एक सम फलन हो, अगर f x एक सम फलन हो तो क्या होगा, तो f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, f x। तो ये जो हमारा f माइनस एक्स था, इस f माइनस एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, f x। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 0 से a f माइनस एक्स के जगह पर f x dx और प्लस 0 से a, ये तो f x dx है ही, और अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 से a f x dx। इसको नोट करिए। तो अब आइए देखिए, I बराबर 2 इंटू 0 से a f x dx, ये दोनों जुड़ जाएगा, 0 से a f x dx और 0 से a f x dx, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से a f x dx। और यही ना हमारा प्रॉपर्टी था कि I बराबर जो हमारा है वो अगर सम फलन होगा, f माइनस एक्स बराबर f x होगा, तो ये 2 इंटू 0 से a f x होता है। केस सेकंड में आइए, यदि f x एक विषम फलन है, अगर f x एक विषम फलन है तो f माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एफ एक्स। तो I बराबर क्या होगा, देखिए I बराबर है 0 से a, यही ना I बराबर है 0 से a, तो f माइनस एक्स के जगह पर क्या होगा, माइनस एफ एक्स डी एक्स और प्लस ये है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब ये एफ एक्स डी एक्स प्लस में है, 0 से a लिमिट है,
यहाँ एफ एक्स जेस माइनस में है, इसका भी लिमिट 0 से है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो यही हमारा इसका प्रूफ हो गया, इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया और उसका प्रूफ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। जितना भी प्रॉपर्टी था वो सारा प्रॉपर्टी हो गया, उसका प्रूफ भी हो गया। तो अब मैंने बच्चों से ओपिनियन लिया था, तो ज़्यादातर बच्चे बताए कि सर आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए क्योंकि सिलेबस जल्दी खत्म होगा। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हालांकि इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं या किसी भी टॉपिक का जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी के हेल्प से आप किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक आप बना सकते हैं। जैसे आप केसी सिन्हा के लिए भी यही थ्योरी है, आर.एस. अग्रवाल के लिए भी यही थ्योरी है, आर.डी. शर्मा के लिए भी यही थ्योरी है, जी मेंस के लिए भी यही थ्योरी है। सबका थ्योरी एक ही होता है। तो जो बच्चे केसी सिन्हा अगर बनाना चाहते हैं, क्योंकि केसी सिन्हा में क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ज़्यादा बनाइएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका। तो जो बच्चे अगर केसी सिन्हा बनाना चाहते हैं वो केसी सिन्हा बनाएं, और उन्हें जो डाउट होगा वो डाउट वो मेरे पे कमेंट करके बताएं। मैं व्हाट्सएप के जरिए उसको सॉल्व करके और उन पे भेज दूंगा, वो उसको समझ लेंगे। और वैसे हम लोग जब लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के जो एप्लीकेशन है इसका प्रॉपर्टी का और प्रॉब्लम, वो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।